13(2) की हम बात करते हैं। 13(2) क्या कह रहा है आपको पता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब संविधानेत्र नहीं, संविधानोत्र। संविधानेत्र होता है संविधान से इतर, संविधान से हटके, संविधान के अलावा, संविधान से बाहर। संविधानोत्तर का मतलब संविधान के उत्तर, संविधान के बाद। तो शब्दों को ध्यान से समझना है। कई बार आता ना संविधानेत्र, तो संविधानेत्र का मतलब जो विधि में नहीं, संविधान में नहीं, किसी प्रस्ताव से, किसी आदेश से कोई चीज बने तो हम कहते हैं ये संविधानेत्र संस्था है, संविधान से इतर है, संविधान से हटके है, संविधान से बाहर है। यहाँ है संविधानोत्तर, यानी संविधान का उत्तर, यानी संविधान के बाद। तो इसलिए इंग्लिश में लिख दिया पोस्ट। तो संविधानोत्तर विधियों की बात आपको पता है 13(2) करता है, ये हम पहले ही पढ़ के आ गए। 13 का यही भाग, अब अपन धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं? हम अब न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको, जो आपकी जुडिशियल रिव्यू जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, उसको अब हम समझेंगे धीरे धीरे कि आखिरकार ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, और किन सिचुएशन में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यूज कर पाते हैं। कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रयोग में लाने देते हैं, यानी कि जिनके माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें अब अपने इस क्लास का हिस्सा रहने वाली हैं। तो अनुच्छेद 13 का यही भाग सही मायने में भारतीय न्यायपालिका को, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों के पास ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ध्यान रखना ये, यानी कि कानूनों की जांच करना कि क्या वो संविधान सम्मत है या संविधान सम्मत नहीं है या संविधान के विरुद्ध है, ये जांच करने का पावर दोनों के पास ही है। हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम। बस अंतर ये है कि हाई कोर्ट ने अगर कोई चीज फैसला दे दिया तो अपने पास एक ऑप्शन रहता है कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया सो फैसला दे दिया, उसने जो व्याख्या कर दी सो कर दी, वो अंतिम है और बाध्यकारी है। वहां आपके पास ऑप्शन नहीं है कि और उससे ऊपर भी जा सकते हो, या ऐसा नहीं है। बस इतना है। बाकी हाई कोर्ट भी करता है न्यायिक पुनरावलोकन और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। ये इस बात को मैंने अंडरलाइन किया, इसको आपको ध्यान से समझना है। मैंने पहले ही बताया था 13 का भाग 2 सही मायनों में भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रयोग में लाने का आधार प्रदान करता है। और प्रयोग में लाने का माध्यम क्या बनते हैं? ये 32 और 226। या यूं भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, उस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार क्या है? कि वो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हम कहते हैं ये जो है इसके पास, तो ये शक्ति इसको आई कहां से, किसने दी ये शक्ति, कहां से आई? तो ये शक्ति आई 13(2) से। तो इसलिए ये शब्द लिखा हुआ है कि ये 13 तो इस न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का आधार बनेगा। कि अगर मान लो कल को कोर्ट किसी कानून को उधेड़ने लग जाए कि यार ये कानून में ये गड़बड़ है, ऐसे 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 है, तो कोई ये कह दे आप ऐसा नहीं कर सकते, तब कोर्ट क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं, 13(2) के तहत कर सकता हूं। इसका मतलब 13(2) ऐसा करने के लिए एक आधार प्रदान कर दिया है, एक कारण बन गया है। इस कारण आप कह सकते हो, कोर्ट कह सकता है इस कारण से, इस वजह से मैं करता हूं, क्योंकि ये वजह मुझे संविधान ने प्रदान की है अनुच्छेद 13(2) के तहत। तो 13(2) उसको एक आधार प्रदान कर देता है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 और 226 फिर क्या करते हैं? इसको भी हम जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 32 है, 226 है और 13(2) है, ऐसे हम कई पढ़ते हैं, 141 और ये वो हम बाद में सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब आगे आ जाएंगे वो तो। लेकिन यहाँ अपने को ये तीन चीजों से एक बार मतलब है। तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई 13(2) तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसी से निकल के आ रही है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को संवैधानिक आधार प्रदान करा है। तो ये क्या कर रहे हैं फिर? 32 और 226 क्या कर रहे हैं?
आपने देखा होगा 32 भी एक मार्ग है। ये भी एक मार्ग है कहाँ? ये है सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट। ये है HC हाई कोर्ट। 226 के रास्ते से आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में अपनी फरियाद लगाते हैं, याचिका लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 32 के रास्ते से जाते हैं। हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13(2) के तहत न्यायिक पुनरावलोकन शुरू करता है। तो इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कब होता है? जब 32 और 226 का यूज होता है। तो इसका मतलब 32 और 226 का यूज ना हो तो ये न्यायिक पुनरावलोकन वाला कहाँ काम में लेंगे, कैसे काम में लेंगे? तो इसका मतलब 32 और जो 226 जो आर्टिकल है ना, वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रयोग में लाने का हमें अधिकार देते हैं। भाई शक्ति है, आपके पास शक्ति है, मान लो अ, भाषण देने की, आप एक अच्छा भाषण देते हैं। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल सिंपली बता रहा हूं कि आपके, ये मान लो आपके पास एक कला है, शक्ति छोड़ो, आपके पास एक कला है कि आप भाषण बहुत शानदार देते हैं। अब ये एक कला ही आपके अंदर है, किसी को पता नहीं। तो इस कला को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई मंच तो चाहिए ना। कोई तो कार्यक्रम चाहिए जहां आप बोल के बोलोगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा यार इस व्यक्ति में कितनी शानदार कला है। तो वो जो मंच है, उस मंच ने क्या किया, उस मंच ने आपको अपनी इस कला को दिखाने का मौका दिया। ऐसे ही ये 32 और जो 226 है ना, ये एक तरह के संवैधानिक मंच हैं, जहां पर इन्हीं ये मंच हो गए ना, जैसे मान लो मेरे अंदर भाषण देने की कला है, मैं भाषण दे सकता हूं अच्छा सा। तो भाषण ऐसे ही गली में खड़े होके देंगे या कोई कार्यक्रम वगैरह होगा तभी तो देंगे। कार्यक्रम नहीं होगा तो ये कला मेरे अंदर ही रह जाएगी, मैं कभी कला का यूज ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही अगर ये 32 और 226 का यूज नहीं हो तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का यूज कहाँ होगा? तो 13(2) ने न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति दी है, उसको प्रयोग में लाने का माध्यम कौन बनता है? 32 और 226। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को, मतलब उच्च न्यायालय को, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग के लिए संवैधानिक मंच उपलब्ध कराते हैं। इन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग के लिए अधिकार प्रदान करते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये इस शक्ति के प्रयोग के साधन हैं, जरिए हैं, माध्यम हैं। इन्हीं के माध्यम से वो अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को आजमाता है, प्रयोग में लेता है। तो ये देखो, ये है ना, ये आपके कहाँ काम आएगी? जब आप रिटर्न एग्जाम में ऐसे लिखते हो ना, तो आपके लिखने की कला से ही वो सामने वाला एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितनी गहराई से और कितनी स्पष्टता के साथ चीजों को समझा हुआ है। उसको कोई डाउट ही नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कोर्ट की कार्रवाई में या तो कोई जज या फिर वकील जैसी वो लैंग्वेज लिख रहा हो। तो ये चीजें है ना आपके रिटर्न टेस्ट में, रिटर्न जो होते हैं ना पेपर, उनमें तो और भी ज्यादा उपयोगी होंगी। और तब आपको महत्व पता चलेगा जब आप किसी बड़े कोई UPSC के या RPSC के, RAS के, इनके जब एग्जाम दोगे और वहां पर जब आप लिखने शुरू करोगे तो आपको लगेगा हाँ सर का जो पढ़ा है वो वाकई में हमारे काम आ रहा है। तब आप बड़ी सटीकता से लिख। हाँ, तो ये देखो, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं फिर। ये क्या कह रहा है? 13(2) ये कहकर कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर ऐसा हुआ, भाई संविधान ने तो मना कर दिया, लेकिन राज्य का क्या, मान लो कल को बना ले तो फिर कोई डोरा भी है क्या, कोई इलाज भी है क्या, कोई इंतजाम भी है क्या? बोलो है सर। अगर ऐसा हुआ तो वह विधि शून्य होगी।
अब विधि शून्य होएगी तो उनके लिए न्यायपालिका ने जांच तो करनी पड़ेगी। न्यायपालिका ने चेक तो करना पड़ेगा कि अन शून्य करा कि शून्य होगी, होगी तो कैसे होगी, कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी, करेगा कैसे, जांच करेगी। तो इस लाइन से हमने पहले ही पढ़ा था कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति निकलती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बाहर आती है किससे, 13(2) से। इसका मतलब 13(2) के अंदर समाई हुई है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अर्थ निहित है इसमें। तो ये अपने पॉलिटिकल में इस शब्दों का ही तो ज्यादा खेल है। तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के प्रयोग का संवैधानिक आधार प्रदान कर देता है। ये मैंने सारी बातें लिख दी, क्योंकि न्यायपालिका जांचेगी तो ही पता चलेगा कि विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं। बस यही तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है। देखो ये साफ लिखा, बस यही तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है। तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति क्या है कि भाई ये न्यायपालिका इसको जांचे, देखे कि हाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, और अगर गड़बड़ हो रहा है तो आपको पता है फिर वो उसको शून्य घोषित कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। यह शक्ति 13(2) में अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब 13(2) के अंदर समाई हुई है, लिखी हुई नहीं है, ऐसे लिखा हुआ नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके अंदर है। उसको जब पढ़ते हैं तो यह शक्ति उससे निकल के आ जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये शक्ति न्यायपालिका ने उत्पन्न की, उत्पन्न नहीं की है, संविधान ने ही दी है। बस सीधे लिख करके नहीं दी, इसके अंदर डाल के दे दी। तो अब उसमें से न्यायपालिका ने ये शक्ति निकाल ली। शक्ति कोई उत्पन्न नहीं की। देखो एक कुछ शब्द में फर्क है, न्यायपालिका ने उत्पन्न की नहीं की, ये तो संविधान ने दी थी। तो न्यायपालिका ने क्या किया, उस शक्ति को निकाला और काम में लिया। यहां ध्यान देने की बात क्या है कि संविधान बाद की विधियां अगर मूल अधिकारों से असंगत हैं तो ये विधियां प्रारंभ से शून्य हो जाती हैं, लेकिन संविधान पूर्व की विधियों वाले मामलों के लिए वो जिंदा बनी रहती हैं और बाद के मामलों के लिए शून्य हो जाती है। ये ध्यान रखना आप। ये क्या कहना चाह रहा है, यहां वो ग्रहण वाला सिद्धांत को थोड़ा काम में लेते हैं अपन। ये क्या कह रहा है कि अगर संविधान के बाद का कोई कानून है और एक है संविधान से पहले का कानून, 13 में दो ही पंगे हैं, एक तो संविधान से पहले का कानून, संविधान के बाद का कानून। अगर संविधान के पहले का कोई कानून गड़बड़ करता है, सीधी लाइन में अगर बात करें, सीधे जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, संविधान से पहले का अगर कोई कानून गड़बड़ करे तो उस कानून पर मूल अधिकार का पर्दा पड़ जाएगा, वो कानून ढक जाएगा, बस इतना ही होगा। इस मूल अधिकार का जो पर्दा पड़ना, मूल अधिकार द्वारा ढकने को ही हम शून्य बोलेंगे। इतना ही, वहां शून्य का मतलब ये नहीं है कि वो कानून खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो, जड़ से नहीं खत्म हुआ कानून, तो बस पर्दा लग गया, ढक गया, वो काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर संविधान के बाद का कोई कानून है तो, और वो टकरा रहा है, तो ये पर्दा वर्दा नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो वो कानून है ना, जब वो कानून लागू हुआ होगा तब से ही वो शून्य हो जाएगा, मतलब खत्म मान लिया जाएगा, वो एकदम मर्त हो जाएगा। वहां पर्दा वर्दा नहीं है कि ऐसे होगा। संविधान से पहले वाली विधियों में तो ग्रहण का सिद्धांत काम कर जाएगा कि भाई ये कानून है, ये कानून में गड़बड़ था, इस कानून की वजह से, इस गड़बड़ की वजह से कानून ढक गया है। ठीक है। लेकिन अगर संविधान के बाद में कोई कानून बनता है, फिर उस कानून को चैलेंज होता है, कोर्ट में जाता है वो मामला। कोर्ट में जब वो मामला जाता है तो कोर्ट उसको चेक करता है, कोर्ट को लगता है यार कानून में तो गड़बड़ है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को शून्य घोषित करेगा। बात तो वही है, कोर्ट बात 13(2) में भी वही है, उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। जब बाद के कानूनों को शून्य घोषित करने का मतलब क्या है, ये बात समझनी है। बाद वाले कानूनों को शून्य घोषित करने का मतलब है वो कानून अपनी प्रारंभिक तिथि से ही शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लागू नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। संविधान पूर्व की विधियां जिंदा रहती हैं। संविधान पूर्व की विधियों के शून्य होने का मतलब क्या है, वो जिंदा है, ढकी हुई है। जब भी ये टकराव बंद हुआ वो दोबारा से क्या होंगी, जाग जाएंगी, अभी सोई हुई है, बस इतना, मरी नहीं है। लेकिन अगर संविधान के बाद की अगर विधि असंगत है तो वो मर्त हो जाती है फिर।
वो मरती हो जाती है, वो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा जाग जाएगी। ये दोनों में फर्क है, आप ये ध्यान रख लेना। स्विधान के पहले की विधि मरती नहीं है। स्विधान के बाद की विधि अगर टकराव है तो वो मर्त मर्त हो जाती है, वो खत्म ही हो जाती है। और कब से होगी? उस विधि के प्रारंभ, यानी जब वो संविधान लागू हुआ था, उससे उस लागू होने वाली तारीख से ही उसको मर्त मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये घोषित कर दिया है कि ये अमान्य है, अवैध है, ये शून्य है। तो यहां शून्य का मतलब वो मर्त है, खत्म है। वह पुरानी विधि के मामले में शून्य का मतलब क्या है? जिंदा है, सो गई है। जिस दिन टकराव बंद हुआ, जाग जाएगी। इतना दोनों का आपको बेसिक अंतर ये। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम आज की अपनी इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 13 को। आर्टिकल 13 से जुड़े हुए हर एक डायमेंशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 13 के संदर्भ में जो भी कोर्ट की तरफ से जो 13 की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिए गए, हमने उनको समझा। अब हम 13(2) के अंतर्गत विधि का क्या मतलब है, संविधान के बाद की विधियों के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाएगा न्यायपालिका द्वारा, और संविधान के पहले की विधियों के साथ किस तरह का ट्रीट किया जाएगा, मतलब किस तरह से उनके साथ कैसा रुख उनके साथ अपनाया जाएगा, उन विधियों का क्या होगा। संविधान के बाद की विधियां असंगत हैं तो वो प्रारंभ से ही शून्य हो जाएंगी, मर्त हो जाएंगी। और अगर संविधान के पहले की कोई विधियां गड़बड़ हैं तो फिर वो मर्त नहीं होती हैं, वो मरती नहीं है, वो जिंदा ही रहती हैं, बस सो जाती हैं। और जैसे ही उनका टकराव खत्म होता है, वो दोबारा से जाग जाती हैं। ये इतना सिंप्लीफाई हमने चीजों को समझ लिया है। अब बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 13(3), 13(3, आप ये सोच रहे होंगे सर ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। उन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा और जो विस्तार से लिखा था उसको ही हम दोबारा पढ़ रहे हैं, उनको विस्तार से। 13(3) के हमने दो उपखंड पढ़े थे, दो सब क्लोज पढ़े थे, एक क था और एक ख था। क में हमने विधि को पढ़ा था, और विधि के अंतर्गत हमने ये नाम पढ़े थे: अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, नोटिफिकेशंस, रूढ़ि या प्रथा। अब यहां पर है ना, मैंने एक काम ये किया नोट्स बनाते वक्त कि इनको अंग्रेजी भाषा में लिख दिया कि ये हिंदी के शब्द हैं, तो इनके अंग्रेजी अनुवाद क्या होंगे, इनको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वो मैंने यहां लिख दिए। तो आप भी ये शब्द आप पक्के याद कर लें। हिंदी वालों में हो सकता है कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है परीक्षा के दौरान, और वहां पर भी आपको पता है फिर वो जो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ प्रश्न है, उसी उसमें साफ लिखा हुआ था इंग्लिश भाषा के प्रश्न को ही फिर मान्यता दी जाएगी अगर कोई टकराव हुआ तो, कोई विरोधाभासी स्थिति भी, तो इंग्लिश में जो प्रश्न लिखा हुआ है वही सही मान्य होगा। तो आपको ये इंग्लिश वाले शब्द याद करने हैं, याद ध्यान रखना। ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ऑर्डर आदेश, उपविधि बाईलो, रूल नियम, रेगुलेशंस विनियम, नोटिफिकेशन अधिसूचना, रूढ़ि को लिखा हुआ कस्टम, और प्रथा को लिखा हुआ यूजेज। ये आप अच्छे से याद कर लेना कि ये शब्द हैं वो 13(3) के ए वाले भाग में लो के अंतर्गत आते हैं। विधि मतलब लो के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, ये चीजें कानून के अंतर्गत कोर्ट इनको मानता है। तो आप ये अच्छे से याद कर लेंगे। ध्यान रखना है क्या क्या नहीं आता, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदुओं के पर्सनल लॉ या ईसाइयों के पर्सनल लॉ इसमें शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। कोर्ट कह चुका है ये बात कि जो पर्सनल लॉ है, ये पर्सनल लॉ क्या है, आप ये देखोगे कि जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉ है ना, कि हिंदुओं में शादी से जुड़े हुए मामले, उत्तराधिकार से जुड़े हुए मामले, उत्तराधिकार में जो संपत्ति है वो किस तरह से मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी के लिए क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके लिए आप
आपने आप ये देखोगे संसद ने पूरा एक एक्ट बनाया हुआ है, अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम, ऐसे अलग अलग संसद ने कानून बना रखे हैं। तो ये कहें कि हिंदुओं के जो पर्सनल मामले हैं, जो सिविल मामले हैं, जो निजी मामले हैं, शादी ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, गोद जो बच्चों को गोद लिया जाता है वो गोद लेना, तलाक के मामले, उत्तराधिकार के मामले, इस तरह के कोई उत्तराधिकार में संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं, इस तरह के ये सारे जो सिविल मामले हैं, जो पर्सनल जो मामले हैं, जो निजी मामले हैं, इस तरह के मामलों को खास तौर पर हिंदुओं में, इन मामलों को देखने के लिए, इन मामलों को हैंडल करने के लिए संसद ने कानून बना रखे हैं, अलग अलग, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उस पर अपने को नहीं जाना, वो अपना फिलहाल टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हिंदुओं में ये जो सिविल मामले हैं, जो निजी मामले हैं, उनके लिए तो संसद ने बाकायदा कोडिफाई कर रखा है, कानून बनाए हुए हैं। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाई जो पर्सनल लॉ है, वहां उनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। यानी कि जो मुस्लिम, मुस्लिमों के जो पर्सनल जो मामले हैं, पर्सनल मामले का मतलब वही शादी ब्याह वाले मामले हो गए, तलाक वाले मामले हो गए, आपके उत्तराधिकार वाले मामले हो गए, गोद वाले मामले हो गए, जिनको पर्सनल मामले माना जाता है, जिनको सिविल मामले माना जाता है, निजी मामले जिनको माना जाता है, इन मामलों को हैंडल करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए इन मामलों को हैंडल करने के लिए कोई संसद की तरफ से कोई अभी तक ऐसा कानून नहीं है। नहीं, ऐसे ईसाइयों से जुड़े हुए मामलों को हैंडल करने के लिए भी, जो सिविल मामले हैं, जो निजी मामले हैं, जिनको निजी मामले माना जाता है, उनको हैंडल करने के लिए संसद की तरफ से कोई कानून नहीं है। इसका मतलब हिंदुओं के इन मामलों को हैंडल करने के लिए तो संसद ने बाकायदा ये मामले कोडिफाई हो चुके हैं। कोडिफाई होने का मतलब कानून बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए ये अभी तक ऐसा नहीं है। अभी भी इन समुदायों के जितने भी ये जो पर्सनल मैटर हैं, शादी ब्याह तलाक, हालांकि अब पहले ये आया था कि जो मुस्लिम समुदाय में जो ट्रिपल तलाक के संबंध में संसद ने कानून भी बनाया था, वो सब अपना फिलहाल का विषय नहीं है। तो बात कहने की यहाँ पर ये है, अपने को ये चीज समझनी है कि जो मुस्लिम पर्सनल जो मैटर्स हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के जितने भी पर्सनल जो मामले हैं, चाहे वो शादी ब्याह तलाक, आपके उत्तराधिकार, इस तरह के जो मामले हैं, उन मामलों को किस चीज के जरिए सुलझाया जाता है। अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है, उत्तराधिकार का मामला सामने आ गया, या फिर आप ये कहें कि गोद से जुड़ा हुआ है, किसी बच्चे को गोद लेने से जुड़ा हुआ मामला है, इस तरह का अगर मामला सामने आता है, तो ये अलग अलग समुदायों ने ये कर रखा है कि ये हमारे बड़े निजी मामले हैं, और ये मामले हम हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से, जो हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं हमारी, उनके हिसाब से हम उनको, उन मामलों को सुलझाते हैं। तो ये जितने भी, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल मैटर्स हों, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ऐसे ही ईसाइयों के पर्सनल मैटर्स के लिए ईसाइयों के पर्सनल लॉ है। तो उनके हिसाब से इन मामलों को सुलझाया जाता है। अब अपने को ये समझना है, अपने को ये नहीं पढ़ना है कि क्या है क्या नहीं, अपने को ये समझना है कि जितने भी पर्सनल लॉ है ना, जिन पर्सनल लॉ के अंतर्गत इन इन समुदायों के अंदर पर्सनल मामलों को, मतलब शादी ब्याह तलाक, उत्तराधिकार, गोद, ये जो पर्सनल मामले होते हैं, जो सिविल टाइप के मामले होते हैं, इन मामलों को सुलझाने के लिए ये लोग पर्सनल लॉ काम में लेते हैं। और अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं। पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? कोई लॉ थोड़ी बना हुआ है, मतलब उनके जो धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, उनकी मतलब जो धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, रीति रिवाज क्या कहती हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि इनको भी कोर्ट में चुनौती मिलती है, तो फिर कोर्ट जांच करता है, और कोर्ट जब जांच करता है तो वो भी तवज्जो देता है कि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, धार्मिक जो मान्यताएं क्या हैं, वो सारी चीजें देखता है। यहां बात इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी ये पर्सनल लॉ हैं, वो इस 13(2) वाली विधि में नहीं आते।
ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसा प्रश्न आ गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदुओं से संबंधित जो पर्सनल लॉ हैं, हालांकि हिंदुओं से संबंधित पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो गया है, संसद में वो एक्ट बने हुए हैं। उन एक्ट के तहत ही, चाहे हिंदुओं के मैरिज के मामले हों, उत्तराधिकार के मामले हों, वो सारे मामले उन एक्ट के अनुरूप ही हैंडल होते हैं। यहाँ अलग से कोई पर्सनल लॉ काम नहीं करता। ईसाइयों के जो पर्सनल मामले हैं, ये जितने भी पर्सनल लॉ हैं, वो इस वाले लॉ की परिभाषा में नहीं आते, ये ध्यान रखना है। ध्वज संहिता में ये बताया गया है कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, जो तिरंगा है, उस तिरंगे जो उस तिरंगे का जो, कैसे उस तिरंगे को हमें रखना होता है, कैसे उस तिरंगे को हमें समेट करके जब हम रखते हैं तो उसे कैसे समेटना होता है, कहाँ पर रखना होता है, किस तरह से हम तिरंगे को ससम्मान जब ध्वज आरोहण करते हैं तो किस तरह से करना होता है, जब ध्वज को नीचे लाया जाता है तो किस तरह से किया जाता है, इसके लिए पूरी एक ध्वज संहिता बनी हुई है। उस ध्वज संहिता में बाकायदा पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, दिशा निर्देश लिखे हुए हैं कि ध्वज का सम्मान आपको कैसे करना है। ध्वज फहराना है तो कैसे फहराना है, ध्वज को जब नीचे उतारते हैं तो उसको कैसे उतारा जाता है, ध्वज को समेटा जाता है तो कैसे समेटा जाता है, ये पूरा ध्वज संहिता बताती है। तो अब ये आता है प्रश्न कि क्या ध्वज जो संहिता है, जो एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है ध्वज कैसे फहराना है, ध्वज का किस तरह से हमें सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करना है, तो क्या ये ध्वज संहिता भी विधि की परिभाषा में आती है? तो कोर्ट ने कहा था कि जो ध्वज संहिता है वो कानून का बल नहीं रखती। जबकि हमें ये पता है कि ये जितने भी हम आदेश पढ़ते हैं, आपके ये जितने भी आप उपनियम, और ये जितनी भी हमने विधि शब्द के अंतर्गत शब्दों को शामिल किया है, ये तभी ये विधि में शामिल होती हैं जब ये विधि का बल रखती हैं, यानी विधि जैसी ताकत रखती हैं। और विधि जैसी ताकत कौन रखता है, ये जांचने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये चीजें विधि से बनी हुई हैं, या फिर इनको विधि ने ताकत दी है। क्या, अगर हम इनकी बात नहीं माने तो क्या ये हमें सजा दे सकती, क्या हमें दंडित कर सकती, क्या इनको, इनकी बात न मानने पर कानून ने इनको दंडित करने की सजा दी है? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इन चीजों में विधि की ताकत है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो अब ध्वज संहिता की बात आई कि क्या ध्वज संहिता को हम विधि मान लें, क्योंकि ये भी तो एक तरह से वो नियम ही तो बता रही है कि ध्वज का किस तरह से हमें, ध्वज को सम्मान देना है, किस तरह से हमें रिस्पेक्ट देना है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको भी विधि मान लें? भाई विधि में भी तो क्या होता है, नियम ही तो होते हैं, ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करोगे तो विधि विरुद्ध है, इसके लिए ये दंड मिलेगा, ऐसा। तो क्या ध्वज संहिता भी ऐसा है क्या? तो उत्तर है नहीं। ध्वज संहिता विधि में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्वज संहिता में केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस हैं, केवल और केवल निर्देश हैं कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। ध्वज ध्वज को सम्मान देने के लिए आपको ध्वज के साथ ऐसा ऐसा करना है, इस तरह से उनको समेटना है, इस तरह से रखना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, केवल दिशा निर्देश हैं। और कोई भी जो दिशा निर्देश है, अगर उस वो दिशा निर्देश का मतलब वो केवल ये बताने के लिए है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए, उसमें विधि की ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने, जब आप किसी को सलाह देते हो और आप कहते हो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं करो तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब मेरे आदेश में उस आदेश को लागू करवाने की ताकत नहीं है। मैं तो एज एक सलाह दे रहा हूं, परामर्श दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं। अगर वो नहीं भी माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो आपको पता है मेरे आदेश में विधि का बल नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि का बल तब माना जाता है जब मैंने किसी को आदेश दिया और सामने वाले ने मेरे आदेश की पालना नहीं की, तो मैंने उस पर जुर्माना लगा दिया, उसको दंडित कर दिया, उसको सजा दे दी। सजा कैसी भी हो सकती है, मैंने उसको सजा दे दी, इसका मतलब मेरे आदेश में कानून की ताकत थी, तो मेरा आदेश विधि में आ गया। यहां ध्वज संहिता में ऐसा नहीं है। ध्वज संहिता में केवल इंस्ट्रक्शंस हैं कि ध्वज को इस तरह से आपको रखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन बाध्यकारी नहीं है।
और आपको पता है जो चीज बाध्यकारी नहीं है उसमें हम कैसे कहेंगे इसमें कानून की ताकत है? कानून की ताकत का तो मतलब ये होता है कि आप उसको जो बात है उसको आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकती। भाई, किसी चीज में कानून की ताकत होने का मतलब है कि आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, और अगर आप हल्के में लेते हो, उसका अनादर करते हो, तो आपके लिए कड़े दंड का प्रावधान है, सजा मिलेगी आपको। लेकिन इसमें विधि का बल नहीं है, ये केवल दिशा निर्देश है। तो इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि हम झंडे को जैसे चाहे फहरा सकते हैं, जैसे चाहे उसको रख सकते हैं, चाहे हम उसका अपमान कर दें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ऐसा नहीं है। इसके लिए फिर अलग से कानून भी बने हुए हैं। ध्वज संहिता में तो केवल बताया गया है। ध्वज संहिता खुद ऐसा नहीं कहती कि अगर तुम मेरी पालना नहीं करोगे, मैंने जो तुम्हें बताया वो ऐसा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए दंड का भी इंतजाम करवा दूंगी, तुम्हें सजा दिलवा दूंगी। ध्वज संहिता ऐसा नहीं कहती। ध्वज संहिता को तो पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि झंडे को कैसे मान सम्मान देना है, बस। तो इसलिए ध्वज संहिता विधि नहीं है। हाँ, बहुत सारे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ध्वज का आप सम्मान नहीं करोगे। ध्वज हमारा राष्ट्र का गौरव है, मान सम्मान है, हमारा सब कुछ है। तो उसका तो सम्मान जरूरी है। अगर आपने उसका आदर नहीं किया तो उसके लिए अलग रूल है, और उस रूल के तहत फिर आपके ऊपर अलग कानून बने हुए हैं, और उन कानून के तहत फिर आप पर कार्रवाई होती है। वो अलग है। तो ध्यान रखना, एक तो ये पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ किस में नहीं आता? विधि में नहीं आता। ध्वज संहिता किस में नहीं आती? विधि में नहीं आती। क्यों नहीं आती ये भी हमने लिख दिया, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, इसमें केवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसका मतलब इन आदेशों में, इन निर्देशों में विधि का बल नहीं है, विधि जैसी ताकत नहीं है। 13(3) का खंडक है, आपको पता ही है, प्रवर्त विधियों की बात करता है। ऐसी विधियां जो संविधान से पहले से हैं और जो निरस्त नहीं की गई। तो ये यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। ये विधि में नहीं आती, कई बार ये नहीं वाली प्रश्न में आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल लॉ इसमें नहीं आते। अब देखते हैं 13(4), ये भी मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था, ये बात आपको पता है। इसे 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये भी आपको पता है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता है गोलकनाथ के केस ने चीजों को उलट पुलट कर दिया था, संसद को समझ में नहीं आया कि यार करें क्या। तो गोलकनाथ के फैसले के प्रभाव को, फैसले को नहीं, उसके प्रभाव को खत्म करना था। तो इन्होंने लिख दिया था कि भाई ये लागू नहीं होती। फिर आपको पता है केशवानंद में ये फिर से इसको चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये संशोधन तो ओके है, सही है। और 13 का जो 13 है वो अलग है, 368 अलग है। ये बात अपन ने डिस्कस कर रखी है, तो आपको कोई इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब देखो, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संबंधों का इतिहास क्रम से संक्षेप में निम्न प्रकार है। ये वैसे आपका, आपने समझ लिया है, लेकिन एक बार आप फिर से इसको देख लेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 13 को लेकर के और 368 के बीच में क्या टक्कर चली, क्या संघर्ष रहा। सब कुछ आराम से चला है कि इनमें भी खींचतान चला? खींचतान चला 13 में लेकर 368 में। देखो क्या क्या हुआ। जो आपने पढ़ा है उसी को समराइज कर दिया है, उसको संक्षेप में यहाँ लिख दिया। ये 13 और 368 के बीच का ही तो संघर्ष था। 13 की व्याख्याओं की वजह से कभी 368 लपेटे में आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। तो लोग बार बार जा रहे थे कि बताइए 368 13 में आता है या नहीं आता। बात, केस तो इसी बात की थी। 13 में आता है तो गया काम से, 13 में नहीं आता तो बच गया। यही थी। तो लोग यही कहते थे 13 में आता है, नहीं आता। कोर्ट चेक करता था, आता है, नहीं कर सकते। जैसे गोलकनाथ। शंकरी प्रसाद 13 में नहीं आता है, कर सकते हो। सज्जन सिंह नहीं आता है, कर सकते हो। गोलकनाथ नहीं आता है, 13(2) में आता है 368, नहीं कर सकते। केशवानंद नहीं, आप संविधान में संशोधन कर सकते हो बिल्कुल। तो वो बातें यही है। तो शंकरी प्रसाद वाला केस 1951 आपको याद हो, आपको रिवाइज हो जाएगा। अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन विधि 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। आपको फिर से अभी ये रिवाइज हो गया कि हाँ ठीक है। ये संक्षेप में लिखा है मैंने नोट्स बनाते वक्त, ताकि आपको चीजें दोबारा से, सज्जन सिंह केस में यही व्याख्या दोबारा से दी गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गोलकनाथ की तरफ बढ़ते हैं। गोलकनाथ वाले को मैंने उस टाइम भी आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
नई व्याख्या आई। क्या कहा कि 13(2) की विधि शब्द के अंतर्गत 368 की संविधान संशोधन विधि भी आती है। ये आपको ध्यान है। 24वां संविधान संशोधन 71 में आया था, ये नया हिस्सा जोड़ा गया था। और लिखा कि ये 13(2) वाली विधि में 368 की संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। फिर आया केशवानंद केस। 24वें संविधान संशोधन को इन्होंने कह दिया वैध है, सही है। और इसी में ये फिर टपका दिया था आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, कि नहीं, सब कुछ संशोधन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान संशोधन विधि 13(2) में शामिल नहीं होती, ये बात आपकी साची है। लेकिन ये आधारभूत ढांचा एक नया ही आ गया। तो ये बात केशवानंद केस में थी। तो ये इनका एक संक्षिप्त इतिहास है, जिससे आप जब यहां आओगे तो आपके ये चीजें याद हो जाएंगी। अब अपना नया टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू। कि जो न्यायालय जो चीजों को देखता है, जो भी, चाहे कार्यपालिका ने कोई नीति बनाई हो, या कार्यपालिका की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ हो, या कोई नियम बनाया हो, या कोई विनियम बनाया हो, तो उस चीज को जांचता है, ये परखता है, देखता है। और गड़बड़ लगे तो आपको पता है ये उसको अवैध घोषित कर देता है। उसी को हम न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक, सिंपली भाषा में अपन कर देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ये आपने पढ़ा है। अब इसी को है ना अपन यहीं पर समझ लेंगे। जब हम न्यायपालिका की ओर जाएंगे तो वहां पर आपके न्यायिक पुनरावलोकन पहले का ही समझा हुआ होगा यहीं पर, क्योंकि ये 13 से रिलेवेंट है। 13 से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निकलती है। जब 13 से निकलती है तो हम न्यायिक पुनरावलोकन को यहीं सल्टा लेते हैं, ताकि न्यायिक पुनरावलोकन आपके लिए कोई ऐसा, क्योंकि कल को मान लो कोई कंसेप्ट बेस्ड सवाल आ गया आपको न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित, जहां पर कोई अनुच्छेदों की वो बात ही नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही पूछ ले न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सही मायने में अर्थ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत क्या समाविष्ट है, क्या इसके अंतर्गत आता है, चार स्टेटमेंट ऐसे दे देगा। तो वहां पर है ना आपका रटा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा। इसका मतलब वो आपके दिमाग को देख रहा है, जांच रहा है कि आपने इसको कितना समझा है, कितना आपके दिमाग में इस चीज की छवि है, तस्वीर बनी है कि अच्छा ये सर ये चीज है जो न्यायिक पुनरावलोकन है। अगर वो कोई आर्टिकल से जोड़ के पूछेगा तो आपको वैसे ही याद रहेगा, 13(2) हो गया, 226 हो गया, 32 हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कंसेप्ट बेस्ड ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो फिर वो वहां पर है ना रट्टू फिर फंस जाता है। वो कहेगा मैंने ये तो रट रखा सर, 13(2), 226, 32, ये पंगा कहाँ से आ गया, ये सर समझ में नहीं आया। तो आपको तो सारी तरह से परिपूर्ण और दक्ष बनना है। तो चलो आपकी उसी दक्षता को और बढ़ा देते हैं। क्या कह रहा है? इसका अर्थ है कि यदि विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून, अब देखो मैंने यहाँ विधायिका लिख तो दिया है, लेकिन केवल विधायिका ही नहीं है, ये ध्यान रखना। विधायिका प्लस कार्यपालिका दोनों आते हैं। ऐसा थोड़ी है, मान लो विधायिका तो बेचारी कानून बना दिया, कार्यपालिका ही तो है जो उस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाएगी, नीतियां बनाएगी। कल को कोई ऐसा नियम बना दे, ऐसी कोई नीति बना दे जो बिल्कुल संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो विधायिका का तो रोल ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब कार्यपालिका कुछ भी करे, न्यायपालिका टोकेगी नहीं? टोकेगी क्या, नहीं, रद्द कर देगी। कोई भी ऐसा गड़बड़ बना दिया इन्होंने, कोई नीति बना दी तो गड़बड़ कर देगी, ध्यान रखना। तो अगर कोई नीति गड़बड़ बना दी इन्होंने तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर विधायिका लिखा हुआ है। भाई एज ए अपन, भाई अपन यही तो मानते हैं कार्यपालिका का काम खुद में क्या है, कानूनों को लागू करना। इसलिए अपन ने ये विधायिका वाला दे दिया कि विधायिका कानून बनाएगी और उस कानून के हिसाब से कार्यपालिका काम करेगी। तो ऐसे लग रहा है कि कार्यपालिका का काम तो विधायिका के बाद में शुरू हो रहा है, ऐसे लग रहा है। इसलिए यहां पर लिख दिया कि विधायिका द्वारा कोई भी कानून, विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के उपबंधों, उपबंधों मतलब प्रावधान, अनुच्छेद, या संविधान की मूल भावना, मूल भावना का मतलब आधारभूत ढांचा, से असंगत है। क्योंकि हमें पता है, मूल भावना शब्द भारत में नहीं चलता, मूल भावना कहाँ चलता है? अमेरिका।
तो न्यायालय ऐसे कानून को असवैधानिक घोषित करके, असवैधानिक का मतलब आप समझ गए कि अभी ये संविधान विरुद्ध है, हम इसको असवैधानिक घोषित करते हैं। और असवैधानिक घोषित करने का मतलब है अब वो कानून काम नहीं करेगा, मतलब वो कानून लागू नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। तो घोषित करके उसके परिवर्तन को रोक सकता है। परिवर्तन को मतलब है लागू होने से रोक सकता है। प्रभावी शब्द भी काम में लिया जाता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। प्रभावी होने से रोक सकता है, तो प्रभावी होना, लागू होना, परिवर्तन, परिवर्तन करना मतलब लागू करना, इंग्लिश में इन्फोर्स करना, ये सारे एक ही हैं। तो परिवर्तन को रोक सकता है मतलब इसको, उस कानून को, जो कानून संविधान के विरुद्ध है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, तो ऐसे कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देता है कि ये संवैधानिक नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। तो ऐसे में फिर जैसे ये असंवैधानिक घोषित होने का मतलब है कि वो कानून अब बेकार हो गया है, वो कानून लागू नहीं हो सकता, वो अब लागू नहीं होगा। ध्यान रखना, पहले लागू हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन अब जैसे ये ऐसे आ गया कि ये असंवैधानिक है, तो वो लागू नहीं होता, उसके लागू होने पर रोक लग जाती है। तो परिवर्तन एक ही बात है, लागू होना एक ही बात है, प्रभावी होना एक ही बात है। मैंने आपको कल को कोई शब्दों के जाल में फंस करके कोई सवाल मत गलत कर देना। इसलिए ये शब्द ना अपने को ऐसे लग सकता है सर कि ये छोटी छोटी बात है, परिवर्तन ये छोटी नहीं है, वहां परीक्षा में ये छोटी छोटी बातें ही पंगा कराती। वहां अपने समझ में आता नहीं सर ये क्या पूछ लिया था मैंने, तो ये सोच के ये कर दिया, तो ये सोच के ये क्यों कर दिया भाई, तुम्हें समझना चाहिए था, फिर ये गड़बड़ होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध सत्ती पृथक्करण के सिद्धांत से है। अब कैसे? देखो, सत्ती पृथक्करण क्या कहता है, सत्तियां बांटो, कार्यपालिका को अलग दो, विधायिका को अलग दे रखी, न्यायपालिका को अलग, शक्तियां बटी हुई, न्यायपालिका न्याय वाला काम करे, विधायिका कानून बनाने वाला काम करे, और इसका काम है नीतियां बनाए, जो देश को चलाए, देश का प्रशासन चलाए, और जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के हिसाब से नीतियां बनाए, कानूनों के हिसाब से नियम बनाए, और देश को चलाए। विधायिका तो क्या करेगी, विधि बना के छोड़ देगी, बल्कि देश को चलाना, देश देश का जो दिन प्रतिदिन का जो काम है वो कौन देखती है, कार्यपालिका ही तो देखती है। तो देश में जो दिन प्रतिदिन की व्यवस्थाएं हैं कि हर दिन जैसे देश में ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन कानून व्यवस्था बना के रखनी है, एक ही दिन आपके घर में पानी आएगा, एक ही दिन बिजली आनी है, ऐसा तो नहीं। तो जो डेली रूटीन के जो प्रशासनिक कार्य हैं कि आपके घर में बिजली चाहिए, आपके घर में पानी चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसका मतलब हर दिन के जो ये प्रशासनिक काम होते हैं वो सब कार्यपालिका ही तो करती है। तो दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो देखना, नीतियां बनाना, नियम बनाना, ये कार्यपालिका का काम है, ये इसको दे दिया। विधायिका को विधि का काम दे दिया, न्यायपालिका को न्याय का काम। तो ये जो शक्तियां बांटी, इसको हम क्या करते हैं, शक्ति पृथक्करण। अब आपने शक्तियां तो बांट दी, अब शक्तियां आपने बांटी हुई कैसे, आप ये देखोगे कि खुद आप ये देखोगे कि जो संघात्मक ढांचा होता है उसमें केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में शक्तियां बटी हुई होती हैं। संविधान ही बांट देता है कि ये शक्तियां हैं, ये केंद्र के पास है, ये शक्तियां राज्य के पास रहती हैं, ये काम केंद्र कर सकता है, ये राज्य कर सकता है, ऐसे बटी हुई होती है। अब मान लो बांट दी, तो आपने शक्तियां बांट दी, लेकिन कुछ तो आप ऐसा करो कि मान लो कल को कोई जिसको आपने शक्ति दी वो उस शक्तियां, उस शक्तियों से भी दाप नहीं रहा है, उसको ये लगता है कि यार दूसरे की शक्ति पर थोड़ा सा कब्जा कर लूं, थोड़ा सा मैं उसकी शक्ति भी हासिल कर लूं। भाई आदमी है, वो सोचेगा यार शक्ति थोड़ी और ले ली जाए दूसरे, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसेगा। तो संविधान ने तो क्या किया, संविधान तो एक डॉक्यूमेंट है, वैसे तो संविधान हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में तो संविधान में तो, संविधान तो क्या आपको बता ही तो सकता है, संविधान तो आपको मार्गदर्शन करता है, दिशा दिखाता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, देश में ऐसे ऐसे समाज चलेगा, ऐसे ऐसे देश चलेगा, सरकार ऐसे, ऐसा ही तो लिखा है संविधान में। लेकिन कोई उसके अनुसार चले, कोई ना चले, कोई गड़बड़ करे, तो कोई तो होना चाहिए जो रोक ले टोक ले कि ऐसे कैसे। मान लो संविधान ने तो कह दिया, कोई आदमी है कि नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा ही नहीं, मैं तो टेढ़ा चलूंगा, तो उसको रोकने वाला भी तो चाहिए। तो जो शक्ति पृथक्करण करता है संविधान,
उस शक्ति मान लो कोई उस शक्ति पृथक्करण को ही तोड़ने की कोशिश करे, कार्यपालिका विधायिका के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करे, विधायिका कार्यपालिका के काम में अड़ंगा अटकाने की कोशिश करे, वो एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करें, उस वाली शक्ति हासिल करने की कोशिश करें, तो रुकेगी कैसे फिर? तो क्या शक्ति पृथक्करण केवल संविधान में लिख दिया कि ये शक्तियां आप आपकी हैं और आप अपने अपने हिसाब से इन शक्तियों का इस्तेमाल कर लेना, कोई एक दूसरे के एरिया में ताका झाकी भी नहीं करेगा, एक दूसरे के यहां दखल नहीं देगा। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं? आपने तो लिख दिया, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है? आदमी की तो प्रवृत्ति होती है, वो तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश करे। तो कार्यपालिका विधायिका में, विधायिका कार्यपालिका में दखल दे रही है, टांग अड़ा रही है। तो रोके कौन? रोके न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसे रोके? न्यायिक पुनरावलोकन करे। क्यों? क्योंकि बिना न्यायिक पुनरावलोकन के तो आप टोकोगे कैसे? मान लो कार्यपालिका ने कोई काम किया और कार्यपालिका ने वो काम किया, वो वास्तव में विधायिका वाला काम था, कार्यपालिका पहले ही मैदान में कूद गई और उन्होंने अपने स्तर पर ही काम कर दिया। बोले कार्यपालिका ने नहीं नहीं ये शक्ति तो हमारी है, हम करेंगे। विधायिका करिए, नहीं नहीं ये शक्ति तो हमारी है। अब संविधान ने तो शक्तियां बांट दी थी, अब संविधान थोड़ी बोल के आएगा कि बताएगा कि नहीं नहीं ये आपकी है, ऐसे है, ये ऐसे। तो संविधान ने कहा फिर अगर कल को ऐसा पंगा हो गया तो संविधान ने कहा नहीं, व्यवस्था है, न्यायालय है ना, न्यायपालिका है। तो फिर पूछा कि बताओ न्यायपालिका क्या करेगी? तो न्यायपालिका देख लेगी, कल को कोई आदमी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसेगा, उसकी शक्तियां इस्तेमाल करेगा, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको टोक देगी, उसको कहेगी नहीं, तुम तुम्हारे एरिया में आओ, तुम तुम्हारे एरिया में जाओ, अपने अपने दायरे में रहो, अपनी अपनी सीमाओं में रहो। तो ये जो कहेगी तभी ना, जब पहले वो चेक तो करे, और जब चेक करे तो न्यायिक पुनरावलोकन आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व्यवहार में जमीन पर उतारने का काम असल में ये, भाई शक्ति लिख देना सिद्धांत है, लिख दिया कि हमने शक्ति बांट दी। असल में हम क्या देख रहे हैं? किताब में लिख दिया शक्ति बांट दी, असल में हम देख रहे हैं कार्यपालिका सारी शक्तियां खा गई, विधायिका कार्यपालिका ही खा गई, वो उसकी खा गई। लिखा हुआ है, किताब कहती है कि ऐसे ऐसे होगा, जबकि व्यवहार में अलग ही तरीके से हो रहा है। यानी सिद्धांत में किताब अलग बोलती है, व्यवहार में असल जिंदगी में अलग हो रहा है। तो उस असल जिंदगी को किताब के अनुसार चलाने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति जरूरी है। तो इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहार में भी लागू करवाता है। ये ध्यान रखता है कि कोई भी सरकार का अंग अपनी सीमा से बाहर ना जाए, सरकार का कोई भी अंग अपने दायरे से बाहर नहीं जाए, वो केवल अपनी ही शक्तियों को प्रयोग करे, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसे नहीं, वो केवल अपनी सीमा में रहे, अपनी मर्यादा में रहे। तो उसके लिए फिर न्यायिक पुनरावलोकन तो ध्यान रखना है। इसलिए अब याद करो केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द को आधारभूत ढांचे में क्लियरली घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा था शक्ति पृथक्करण, यानी कि पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, शक्तियों का पृथक्करण है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। तो अब दिमाग लगाओ, वहां उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण को कहा था, हालांकि मिनर्वा मिल्स में तो न्यायिक पुनरावलोकन वो को भी लिख दिया उन्होंने, लेकिन शक्तियों के पृथक्करण का मतलब ही है कि आपके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आ गई। क्यों? क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण असल में तभी काम कर पाएगा, असल में शक्तियां अलग अलग तभी काम में पाई जाएंगी, या यूं कह सकते हैं शक्तियों का जो पृथक्करण है वो असली जीवन में, असलियत में, हकीकत में वो शक्तियां पृथक पृथक यूज उनका तभी हो पाएगा जब न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन होगा। इसलिए हमने ये भी कहा था केशवानंद पढ़ाते वक्त कि शक्ति का जो पृथक्करण था उसको आधारभूत ढांचे का हिस्सा बता करके उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सुरक्षित रख लिया था। क्यों? क्योंकि शक्ति के पृथक्करण को तभी लागू किया जा सकता है जब कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो। क्यों? क्योंकि शक्ति पृथक्करण में आपको देखना पड़ेगा कि शक्तियां क्या वास्तव में जैसी संविधान ने बांटी थी उनकी स्थिति वैसी है, या एक दूसरे की खा गए हैं वो शक्तियां।
तो फिर उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन। तो एक तरह से शक्ति पृथक्करण ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग प्रयोग का एक आधार प्रदान कर दिया कि अगर शक्ति पृथक्करण है तो न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही होगा, वरना इस शक्ति पृथक्करण का कोई मतलब नहीं है। वरना ये सिद्धांत केवल सिद्धांत ही रह जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि फिर तो ये लिखी हुई बात ही रह जाएगी, असल में खिचड़ी और ही पकेगी। असल में तो एक अंग दूसरे अंग की शक्तियां खाता हुआ दिखेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये कह रहा है ये सिद्धांत सिद्धांत ही रह जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, इसका असल में कोई मतलब नहीं निकलेगा। व्यवहार में कार्यपालिका विधायिका ही शक्ति को खा जाएगी, विधायिका कार्य कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला ही नहीं है। अब सिद्धांत तो खुद उठ कर ही आएगा नहीं कि देखो तुमने मेरी बात को माना नहीं, इसलिए देखो मैं तुम्हें ये सजा दे दूंगा, ऐसा तो नहीं। तो फिर न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति काम करेगी, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ही विधायिका व कार्यपालिका को अपनी संवैधानिक सीमाओं में रखा जा सकता है, ये बात आएगी। इसके बिना ये उल्लंघन कर देंगे। तो कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ तो उसके ऊपर निगरानी रखने वाली चीज होनी चाहिए। यहाँ पर सब लिख दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। वहां के सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ न्यायालय लिखना भूल गए, तो ऐसे अगर कोई इक्का दुक्का सब छूट भी जाते हैं लिखते वक्त तो आप समझ जाना। वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे डेवलप किया था, विकसित किया था। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अमेरिका का जो मूल संविधान था उसमें ये शब्दावली नहीं थी, ये ध्यान रखना। अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका का संविधान तो बड़ा छोटा सा ही है, 7-8 अनुच्छेद के आसपास ही है उसमें तो। उसमें तो बिल्कुल ही छोटा सा है, वो तो मूल मूल बातें लिखी हुई, मूल मूल, कि ऐसा होगा। अब ऐसे में क्या क्या होगा, कैसा नहीं होगा, वो सब न्यायपालिका बताती है। इसलिए तो देखो वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के प्रयोग के ज्यादा मौके मिल जाते हैं। वहां पर आप न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग ज्यादा बार कर पाते हो। क्यों? क्योंकि संविधान छोटा है, तो हर बात वहां पर ज्यादा बार कोर्ट के पास जाएगी कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। और भारत में तो ज्यादातर चीजें खोल के पहले ही रख दी गई। तो जब चीजें पहले ही स्पष्ट हो जाएंगी तो कोर्ट में जाने का मतलब भी कम हो जाएगा। इसलिए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो पावर है ना, वो कमजोर हो जाता है। हालांकि है, लेकिन अमेरिका में इसका यूज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि संविधान छोटा है, चीजें कम मात्रा में लिखी हुई हैं, तो वहां व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वहां समझाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अर्थों को ज्यादा स्पष्ट करना पड़ता है। हालांकि अपन ने 395 अनुच्छेद लिखे, पूरे खोल करके पूरी चीजें समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई ना कोई तो बात आ ही जाती है। तो फिर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना, अमेरिका के मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली नहीं थी। नहीं, भारत की तरह कोई वहां पर अनुच्छेद है। भारत में तो देखो 13(2) है। तो 13(2) में सीधे ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छुपी हुई है। तो भारत में तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अनुच्छेद है ही नहीं जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं देता, देता है सर, 13(2) देता है। ये ध्यान रखना। हाँ, ये पूछा जाए कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन शक्ति तो भारत में तो अनुच्छेद ये दे ही रहा है। वहां ऐसा कोई अनुच्छेद भी नहीं है जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता हो। तो वहां तो उन्होंने शक्ति अपने आप ही उत्पन्न की। कोर्ट का ये कहना था कि जहां जहां लिखित संविधान है ना, वहां आप चाहे शक्ति दो, चाहे शक्ति के लिखो, चाहे मत लिखो, वहां स्वतः ही कोर्ट के पास ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आ ही जाती है। उसको कोई अलग से उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जहां लिखित संविधान होगा वहां आप शक्तियां बांटोगे, और जहां शक्तियां बांटोगे वहां झगड़े भी होंगे। भाई, जहां शक्तियां बटी हुई वहां झगड़े तो होंगे। ऐसा थोड़ी है इतने हम कोई ऐसे हो गए क्या कि नहीं मुझे ये 5 शक्तियां, मैं 5 के अलावा छठी का प्रयास नहीं करूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो चल रहा था, जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 14 के बारे में भी बात की जाए। तो सबसे पहले हमारे उस अनकम्प्लीट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो था न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन को हमने यहां तक समझ लिया था कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। मतलब न्यायालय के द्वारा जांच करना कानूनों की, नियमों की, नीतियों की, चाहे वो कार्यपालिका के आदेश हो, कार्यपालिका के बनाए हुए नियम हो, चाहे विधायिका के बनाए हुए कानून हो।
वो उनको जांचता है, ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कानून है, ये जो नियम है, नीतियां हैं, ये कोई संविधान की मूल भावना के विरुद्ध तो नहीं है, संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध तो नहीं है, संविधान में जो है उसके तो कहीं ये विरुद्ध नहीं है। क्योंकि आपको पता है संविधान का जो संरक्षण है, संविधान की जो सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी संविधान ने न्यायपालिका को दी है। न्यायपालिका ही ये जांचता है, ये देखता है कि कहीं कुछ भी संविधान के खिलाफ तो नहीं हो रहा, संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे फिर आपकी विधायिका हो, अगर वो कोई भी कानून बनाए, नियम बनाए, नीतियां बनाए, कोई आदेश निकाले, निर्देश दे, और ऐसा हो जो संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायिक पुनरावलोकन ये कहता है कि आप उसकी जांच करोगे, और जांच करके अगर आपको गलत दिखे तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, मतलब उसको अवैध डिक्लेयर कर दोगे। फिर वो जो कानून कायदे, जो भी नियम आपने बनाए हैं, वो लागू नहीं हो पाएंगे। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल कानूनों को देख लें। अगर आपको लगे कि कानून में गड़बड़ है, कानून संविधान के विरुद्ध है, संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, और आप देख करके ही छोड़ दें, आपको उसको रिजेक्ट करने का, अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं हो, तो इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन पूरा नहीं है। जैसा कि हम ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन की न्यायपालिका को ये तो पावर है कि कानून क्या कहता है उसका अर्थ समझा सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है, लेकिन कानून को रिजेक्ट नहीं कर सकती, कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब ये हुआ कि भाई अगर न्यायालय को लगता है कि कोई कानून सही नहीं है, वो उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है, उसको शून्य घोषित कर सकती है, उसको सिंपल शब्दों में कहें तो उस कानून को फिर ये समाप्त कर देती है। हमने ये पढ़ा था कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन जो है, ये जो सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन का, इसका जन्म हुआ था अमेरिका से। अमेरिका से निकला था और अमेरिका से घूमते घूमते ये भारत में आ गया था। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत वहां पर न तो किसी अनुच्छेद में दिया हुआ है, जैसा कि भारत में तो न्यायिक पुनरावलोकन केवल शब्द नहीं लिखा हुआ, बल्कि भाई शब्द ही तो नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा तो यहाँ सीधे सीधे एक आर्टिकल है 13(2), जो सीधे सीधे क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को देता है, उसका एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में तो अनुच्छेद स्पष्ट तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट को देते हैं। लेकिन अमेरिका में तो बेचारा छोटा सा ही संविधान है, वो अगर ऐसी सारी चीजों को समझाने लग जाए तो उनका तो वो फिर संविधान ही छोटा नहीं, वो तो बड़ा बनता। तो वहां न्यायिक पुनरावलोकन न तो कोई शब्द लिखा हुआ है। अब दो बातें होगी, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो जन्म है वो कहाँ से हो, वो कहाँ से होता है, तो वो आपको कहना है कि भारत में तो ये जो शक्ति है ये मिल जाती है किससे, ये शक्ति मिल जाती है इससे आपके 13 आर्टिकल, जो 13 का भाग 2 है, वो न्यायिक पुनरावलोकन, उससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जन्म होता है। ठीक है। अब बात आती है कि अमेरिका में फिर कैसे हुआ। फिर अमेरिका में तो न तो किसी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की बात की गई, और न वहां पर कोई न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है, यानी न तो वहां कोई शब्द दिया हुआ है, न ही वहां पर किसी अनुच्छेद में इस तरह की बात की गई हो कि जिससे कि स्पष्ट तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बाहर आती हो, एक्सट्रैक्ट होती हो, निकलती हो, ऐसा भी नहीं है। वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ने ही डेवलप किया। उसी ने इस जो शक्ति थी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसका विकास किया। और एक केस है वहां पर, न्यायपालिका के पास आया था वहां पर एक केस, जिस केस में ये जो आपका ये जो क्या बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, ये सबसे पहले जो जिस केस में ये सिद्धांत एक विचार के रूप में सामने आया था, उस केस को आपको पक्का याद करना है। यानी आपके सीधा सिंपल पूछा जा सकता है
अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो उसमें ये आएगा, न्यायपालिका पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि अमेरिका में एक केस हुआ और उस केस का फैसला देते वक्त वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को उत्पन्न किया था, ये सिद्धांत दिया था। तो उस केस का नाम याद करना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका में किस केस में सामने आया था, तो आप तुरंत कह दो केशवानंद भारती केस। ऐसे ही अमेरिका की न्यायपालिका में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया था या सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये जो आप केस है ये इसको पक्का याद कर लेना भाई। मारबरी बनाम मेडिसन, ये केस था 1803 का, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है दुनिया में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो पहली बार न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न हो रही है। भाई इसके बाद में तो भारत ने अपना लिया और देशों ने भी अपना लिया होगा, अपने को औरों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि यही वो ऐसा केस था पहला जिस जिस केस में जिस केस में निर्णय देते हुए इस केस में जो मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल साहब ने ही ये कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मारबरी बनाम मेडिसन केस 1803 का ये केस था। और इस केस की सुनवाई करने वालों में उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल। तो आपको ये बन जाएगा कि मारबरी बनाम मेडिसिन 1803 के जो सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के केस में जॉन मार्शल जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का विचार सबसे पहले दिया था। फिर इसके बाद में ये और ज्यादा डेवलप होता गया और फिर आगे केसों में इस सिद्धांत को यूज किया जाने लग गया चीजों को जांचने के लिए, परखने के लिए। तो फिर ये सिद्धांत के रूप में अपने आप में स्थापित हो गया। तो ये केस आपको पक्का याद करना है, ये सन, जज साहब का नाम और इस केस का नाम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक बात ये भी याद करनी है कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली न तो भारत में है न अमेरिका के संविधान में है। अमेरिका के संविधान में तो किसी अनुच्छेद में भी न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना, जब मैं ये बोलता हूं ना किसी, वहां पर तो किसी अनुच्छेद में भी उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब भारत में भी किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है लेकिन वहां पर स्पष्ट तौर पर नाम ही नहीं है, बाकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वो अनुच्छेद दे देता है। ये तो है, भारत में कम से कम कोई अनुच्छेद तो है जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीधे तौर पर कह करके नहीं दे रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से तो दे ही रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केस आपको याद हो ही गया। ये मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली नहीं थी, न ही भारत की तरह कोई अनुच्छेद थे जिनसे यह शक्ति निकाली जा सके। तो भारत में तो शक्ति निकालने के लिए 13(2) है, वहां ऐसा कुछ नहीं था। वहां मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली भी नहीं थी। ये एक केस आपको याद करना है। इस विचार को देने के आधार के रूप में पांचवें संविधान संशोधन, अमेरिका में पांचवा संविधान संशोधन हुआ। अब आपको हर चीज को नहीं रटना है, इसलिए मैंने सारे डाटा नहीं लिखे हैं। पांचवा कब हुआ, छठा कब हुआ, ये अपना काम नहीं है। ये तो कोई पॉलिटिकल साइंस से कोई कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करे तो उनका काम है। अपन तो फिलहाल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, न कि पॉलिटिकल साइंस, उसी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, विषय को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो सारे एग्जाम्स में जो कवर होगी उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पॉलिटी का जो लेवल है, आप एक बात ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि अपन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो केवल ऐसा। पॉलिटी पढ़ रहे हैं लेकिन पॉलिटी भी हम यूपीएससी की तर्ज पर, यूपीएससी के लेवल पर जाकर के पढ़ रहे हैं। तो आपके ये तो पॉलिटी जहां भी जिस भी परीक्षा के सिलेबस में लिखा हुआ हो पॉलिटी, तो आप आंख मिच करके भरोसा कर सकते हैं कि पॉलिटी तो अपन ने जीरो से लेकर के हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक की पढ़ा रहे हैं। इसलिए अपने को चीजों में समय लग रहा है। तो खास तौर पर कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो ये बड़ी ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि उनके पास समय है तो आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, कवर कर सकते हो।
हाँ, जिनके अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अब देखो, जॉन मार्क, ये हो ही गया था, पांचवा संविधान संशोधन वहां अमेरिका में हुआ। और उस पांचवें संविधान संशोधन में ये एक शब्द काम में आया, यथोचित विधि प्रक्रिया। इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंग्लिश का याद कर लेना, हिंदी वाले में कई बार गड़बड़ हो जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि, यथोचित विधि प्रक्रिया, यानी विधि की उचित प्रक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। यथोचित विधि प्रक्रिया, ये एक शब्दावली थी, ये वाक्यांश बोल दो चाहे आप इसको। ये वाक्यांश यूज हुआ कहां पर? जो पांचवें संविधान संशोधन जो किया गया, तो उस पांचवें संविधान संशोधन में ये शब्दावली थी, विधि की उचित प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब हम भारत में भी अलग अलग केस पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द आएगा, ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर है, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये कहां पर ये शब्दावली कहाँ काम में ली जा रही है? पांचवा संविधान संशोधन। इस शब्दावली का मतलब क्या था? ये शब्दावली काम में ली गई वहां, ठीक है साहब। इस शब्दावली का मतलब था कि कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इन तीनों शब्दों का अगर मेरे से कोई आप एक सीधे सिंपल में पूछें, तो कानून है ना, वो उचित होना चाहिए, तार्किक, न्यायपूर्ण, युक्त युक्त, इन वैसे तो शब्द याद करने हैं, लेकिन एक एक आप सिंपल ये समझें कि कानून सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। आप कोई ऐसा ही उल्टा सीधा कानून बना दें जिसको आपको ही लगे, आपका दिमाग ही खुद कह दे यार इस कानून के पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो बकवास कानून है। इस कानून का जो उद्देश्य है, इस कानून के द्वारा ये जो करना चाहते हैं, जो जिस काम करने के लिए उन्होंने ये कानून लाया ना, वो तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो कहने का मतलब है, ये विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो आप विधि बना रहे हो ना, जो भी आप कानून बना रहे हो, वो कानून उचित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तार्किक का मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक तो हो, ऐसे तो लगे कि हाँ कुछ तो ठोस कारण है, कुछ तो ठोस वजह है। रेशनल, तार्किक, तार्किक का मतलब यही होता है, तर्क पर आधारित हो कोई तो उसके पीछे। तर्क को भी अपन सिंपली कह सकते हैं कि कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ऐसे ही कोई नहीं होता है कि हमने तो ऐसे ही कोई ऐसा कोई उद्देश्य लेके हमने कानून बना दिया हो, जो कोई वास्तव में कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। उद्देश्य कोई ऐसा होना चाहिए जैसे कोई गरीबों को राहत देने वाला हो, या कोई कानून व्यवस्था को स्ट्रोंग करने वाला हो, मतलब कोई ठोस वजह या किसी ठोस कारण, कारण की वजह से, किसी ठोस वजह की वजह से, किसी ठोस कारण के कारण से आप कोई कानून लेके आ रहे हो, तो हम कहेंगे कानून उचित है, तार्किक है। ऐसे नहीं मतलब आप कोई ऐसा कानून लेके आ गए जो कोई धर्म की, जाति की, पंथ की, ऐसे कोई मतलब कोई भेदभाव टाइप हो गया ऐसा, तो आप खुद को ही लगेगा यार ये कोई कानून ये है क्या। हाँ, कोई समाज के भले के लिए लेके आ रहे हैं, आपको लगता है हाँ सही है, ये कोई बच्चों के कल्याण के लिए है, महिलाओं के लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, या समाज में व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, समाज के उद्धार के लिए, तो आपको लगा हाँ तार्किक है, रेशनल है, तर्क है, इसके पीछे कोई ठोस वजह है, कोई ठोस कारण है। तो विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि जो आप कानून बनाते हो वो कानून भी उचित हो, न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब सही होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई बेतुके उद्देश्य को लेकर के आप कानून बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि ये शब्दावली पांचवें संविधान संशोधन से संविधान में चली गई। और यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब ये था कि कानून क्या होना चाहिए? उचित हो, न्याय संगत हो, तार्किक हो। अब ये सब चीजें कि कानून न्यायपूर्ण है कि नहीं, कानून उचित है कि नहीं, कानून ठीक ठाक है कि नहीं, कानून सही है कि नहीं, कानून उचित है कि नहीं, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? सीधी सी बात थी, ये पता करने के लिए कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस पांचवें संविधान संशोधन की इन शब्दावलियों ने
अप्रत्यक्ष रूप से वहां के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने का एक तरह से अवसर तो क्या बोले, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसमें कहा गया ना विधि की उचित प्रक्रिया, और जब हम विधि की उचित प्रक्रिया को समझते हैं तो हमारे समझ में आता है कि विधि न्याय संगत हो। अब दिक्कत ये है कि विधि न्याय संगत है कि नहीं है, ये कैसे पता चले? भाई, विधायिका ने, संसद ने विधि बना दी। अब संसद कह रही है हमारे हिसाब से तो विधि एकदम सही है, हमने तो बहुत नेक इरादे के साथ बनाई है, हमारा तो जो विधि बनाने के पीछे हमारी मंशा तो बड़ी साफ है, हम समाज का भला चाहते हैं। अब हो सकता है विधायिका ने विधायिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर तो प्रेशर होता है, वोट वोट वगैरह, ये सब वोटों की राजनीति, ये कई होते हैं। तो वो हो सकता है कि इस वोटों की राजनीति खातिर कोई ऐसा कानून बना दे जो वाकई में ही न्याय संगत न हो कोर्ट की नजर में, तो फिर कोर्ट को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये न्याय संगत है कि नहीं। और चेक करना ही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो इस शब्दावली ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर दी। देखो, वहां न तो अनुच्छेद में थी, न वहां कोई शब्द के रूप में लिखी हुई थी। बस पांचवें संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट को, सिंपल भाषा में यूज कर रहे हैं इसलिए अपन बोल रहे हैं, वहां अपन कह सकते हैं कि पांचवें संविधान संशोधन के बाद में कोर्ट को अवसर मिल गया इस न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति निकालने का। क्यों? क्योंकि विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ही था कि आपको कानूनों को जांचना है, और कानूनों को जांच करके ही आप बता पाएंगे कि ये न्याय संगत है कि नहीं है। और कानूनों को जांचने का मतलब था न्यायिक पुनरावलोकन। तो इस शब्दावली ने, पांचवें संविधान संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को निकालने के लिए, भाई न्यायपालिका ये शक्ति निकालने के लिए आधार का काम किया, एक अवसर प्रदान कर दिया कि आप यथोचित विधि प्रक्रिया शब्दावली से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निकाल लें। तो ये उत्पन्न हो गया। लेकिन देखो, यहां मैंने लिख भी दिया है न्यायपूर्ण तार्किक ये होना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न हुआ कि ये कैसे पता चलेगा कि कानून न्यायपूर्ण है या नहीं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ, तो आपको कहीं कोई डाउट का तो मतलब ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कानून न्यायपूर्ण है या नहीं? तो इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका जांच करे। बात भी सही है, सियानी बात है भाई, न्यायपालिका जांच करी। इस तरह इस शब्दावली ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर दी। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी कि भाई अब आप न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का आराम से प्रयोग कीजिए। प्रयोग क्या कीजिए? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आप लीजिए। प्रयोग तो तब होगा जब आपके पास पहले से शक्ति हो, शक्ति थी नहीं। तो इस वाली जो वाक्यांश था, इसने उनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी। अब वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रयोग करेंगे। अब अब देखो, ये पांचवा संविधान जो संशोधन है, ये 1803 से पहले हुआ था। 1803 से पहले हुआ, तो 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आ रहा है। 1803 से पहले उन्होंने विधि की उचित प्रक्रिया शब्द को जोड़ा। तो आप क्रम देखो, विधि की उचित प्रक्रिया को जोड़ने का मतलब था न्यायपालिका के हाथ में मौका लग गया। किस चीज का मौका लग गया? कि वो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांचवा संविधान संशोधन कहाँ हो रहा है? आपके 1803 से पहले। 1803 से पहले ये हो गया, विधि की उचित प्रक्रिया आ गई। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब था कि अब कोर्ट के पास ये पूरा चांस है, मौका है, अवसर है कि वो किसी भी कानून को जांच ले। ये अवसर कब हाथ लगा उनको कि हम जांच लें और ये एक सिद्धांत के रूप में इसको प्रतिपादित कर दें? ये फिर 1803 में मारबरी बनाम मेडिसिन वाला जो केस आया, तो उसमें कोर्ट ने इसी विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन के जो सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था।
तो बाद में ही तो करेंगे, पहले कुछ तो आधार हो। तो अब ये है ना, एक आधार के रूप में काम करेगा। किसके लिए? न्यायिक पुनरावलोकन वाले सिद्धांत को विकसित करने के लिए। कौन सा? पांचवा संविधान संशोधन। और उसकी कौन सी शब्दावली? यथोचित विधि प्रक्रिया। अपने भी काम में आएगा। ये मेनका गांधी केस 1978 जब हम डिस्कस करेंगे, तब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात आएगी वहां पर। अब देखो, तो मारबरी बनाम जो मेडिसिन वाले केस में कौन सा सिद्धांत आ गया? न्यायिक पुनरावलोकन। ये एक विचार के रूप में है कि हाँ, कोर्ट अब न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, कोर्ट के पास ये अधिकार कोर्ट को मिल गया है। किससे? पांचवें संविधान। उसके बाद में अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन हुआ 1868 में। उसमें भी यही शब्दावली, कौन सी? विधि की उचित प्रक्रिया, या यथोचित विधि प्रक्रिया, यही शब्दावली उन्होंने फिर से 14वें संविधान संशोधन में फिर से उन्होंने यूज की। तो ये फिर से यूज करने का मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हो, इशारा कर रहे हो कोर्ट को कि आप इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को यूज करो। क्यों? आपको पता है, विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ही है सीधे सीधे कोर्ट जांच करके बताए कि कानून न्याय संगत है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, तार्किक है कि नहीं है, युक्ति युक्त है कि नहीं है। ये सब कैसे बताए? कोर्ट जांच करे। और आप खुद संविधान में ये बात डालने का मतलब ये था कि आप भले ही खुद आपने न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं डाला हो, लेकिन ये शब्दावली डालने का मतलब है कि आप कोर्ट को कौन सी शक्ति दे रहे हो, न्यायिक पुनरावलोकन। तो पांचवे से ये शक्ति स्टार्ट होती है, पांचवा संविधान संशोधन। जब संविधान संशोधन में ये शब्दावली यूज होती है, तब से ये मामला स्टार्ट होता है। मारबरी बनाम जो मेडिसिन का केस था, उसमें पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन का विचार सामने आता है। तो आपके सीधे ही प्रश्न आ जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित कौन से केस में हुआ था? तो मारबरी वाले में। फिर इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मजबूती कब मिलेगी? जब 14वां संविधान संशोधन होगा और उसमें भी यही शब्दावली काम में ली जाएगी। तो इसका मतलब ये था कि ये इस सिद्धांत को मजबूत कर, इसका मतलब जो आपके संसद के जो मेंबर हैं, जो आपकी संसद है, वो भी इस सिद्धांत को मानने लग गई है, तभी तो वो ऐसा लिख रहे हैं, वरना क्यों लिखते? चलो, ये अमेरिका की बात होगी। अब भारत में बात करते हैं कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के स्रोत क्या है। मतलब भारत में कोर्ट के पास जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो कोर्ट को मिली कहां से? वो शक्ति कहां पर लिखा हुआ है? कहां से इस शक्ति का जन्म हुआ? क्या कोर्ट ने इस शक्ति को पैदा किया, उत्पन्न किया, या ये संविधान ने कोर्ट को दी हुई है? क्या है ये कहानी? शक्ति कहीं से आई और कोर्ट के पास गई, यानी कोर्ट ने ही इस शक्ति को उत्पन्न किया? ये शक्ति थी नहीं कि उत्पन्न किया? तो क्या है ये पूरा? चलो देखते हैं। सीधी सी बात है, कोर्ट ने ये शक्ति उत्पन्न तो की नहीं। भारत में तो उत्पन्न करने का मतलब है, कहीं नहीं लिखा हुआ था, आपने खुद ने इस शक्ति को उत्पन्न किया, आपने ही इस शक्ति को इजाद किया है कि ये शक्ति हमारे पास है। आप खुद कह रहे हो ये शक्ति हमारी, इसका मतलब ये आपकी उत्पन्न की हुई है, कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन भारत में तो लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर कहाँ लिखा हुआ है? अरे 13(2) में तो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 13(2) चाहता ही ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन हो। क्योंकि तभी तो 13(2) का प्रयोजन पूरा होगा। 13(2) का उद्देश्य क्या है? ऐसे कानूनों को रोको, बंद करो, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो आप रोकोगे, बंद करोगे कब? जब आप जांच करोगे। तो 13(2) का जो मूल उद्देश्य है, इसका जो प्रयोजन है, वो पूरा कब होगा? जब न्यायिक पुनरावलोकन करेगा कोर्ट। चलो देखते हैं। भारत में तो संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भारतीय न्यायपालिका को स्पष्ट तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। इस लाइन को मैं बहुत बार समझा चुका हूं, तो समझाने की आपको जरूरत नहीं है। हालांकि इस शक्ति को न्यायपालिका
को अपने पास बनाए रखने के लिए संसद के साथ 1973 तक बहुत संघर्ष करना पड़ा था, ये हमने देखा ही था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि संसद बार बार संविधान संशोधन करती, कभी कोई लाइन लिखती कि आप संशोधन को जांच नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कुल मिला के काफी तगड़ा मतलब संघर्ष चलता था। इधर संसद कुछ संशोधन करती, न्यायपालिका कहती ये मूल अधिकारों के विरुद्ध है, हम मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा दायित्व है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करें, उनको मूल अधिकार दिलाएं। तो 1973 तक बड़ा संघर्ष चलता है, बड़ा टकराहट चलती है कोर्ट और संसद के बीच में। किसको लेकर के? कोर्ट कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति हमारा अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति हमें संविधान देता है। जबकि संसद चाह रहा था कि, संसद कह रहा था हम बोस हैं, हम बोस हैं, हम जो चाहे संविधान के साथ वो कर सकते हैं, आप हमें रोकने वाले कौन हैं, आप हमसे ऊपर नहीं है। जबकि न्यायपालिका कह रही थी कि नहीं, हम किसी से ही ऊपर नहीं है, हम सब संविधान के नीचे हैं, उसके अधीन हैं। और हम हमें जो संविधान ने जो जिम्मेदारी दी है वो ये दी है कि कोई भी संविधान का उल्लंघन ना कर पाए, ये आप देखोगे। तो हम हमारा काम कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे वाले प्रश्न का तो कोई यहां मतलब ही नहीं है। तो 1973 तक ये बड़ा संघर्ष चला। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को बहुत बार छीनने की कोशिश संसद के द्वारा की गई, विभिन्न संविधान संशोधनों को करके, और उन संविधान संशोधनों को न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर निकाल करके, कि मतलब कोर्ट उनकी जांच ही नहीं कर सकता। फिर आपको पता है केशवानंद भारती केस आता है, और यहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लो कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को एकदम अपनी जेब में रख लिया। अब न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को परमानेंटली इन्होंने अपने पास रख लिया कि अब संसद है, सरकार है, वो कितना ही तिगड़म बिठा ले, कुछ भी कर ले, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीन नहीं सकती कोर्ट के पास। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है इन्होंने इस वाले केस में एक ऐसा सिद्धांत दे दिया कि संसद की बोलती ही बंद हो गई। संसद तो की हालत ही खराब हो गई। और सरकार इस वाले केस से बड़ी नाराज हुई थी। यार ये ऐसा क्या क्या दे दिया इन्होंने, क्या सिद्धांत दे दिया? इस सिद्धांत के चलते, इस आधारभूत ढांचे के चलते सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को एकदम, ये कह सकते हो, परमानेंटली अपने पास ही रख लिया। परमानेंटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इस शक्ति को केवल इसी कंडीशन में हटाया जा सकता है कि जब 13 से ज्यादा जजों की बेंच बैठे और वो इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को खारिज करे। ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। क्यों करेगी कोर्ट ऐसे? और कोर्ट ने तो कही दिया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। तो अब ये मान लो संसद इस शक्ति को छीन ही नहीं सकती। तो इस तरह से उन्होंने ये आधारभूत ढांचे की सीमा लगाकर, सीमाई लगाई, इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया, बिल्कुल रख लिया, ताकि इस शक्ति के माध्यम से संविधान की मूल पहचान की रक्षा हो सके। कि भाई इसे यही तो है। ऐसा नहीं हो कि संसद को हम खुली छूट देते थे, तो मान लो संसद को आप खुली छोड़ देते थे, तो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो सोच करके संविधान लिखा था, भाई कुछ तो, भाई कोई भी जब आप काम करते हो, कानून बनाते हो, नियम बनाते हो, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे आपकी मंशा होती है, उद्देश्य होता है, कोई ना कोई तो इच्छा होती है। उसके जरिए आप अपनी उस इच्छा को पूरा करना चाहते हो, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो। तो संविधान निर्माताओं ने भी तो सोच के लिखा होगा। और अगर खुली छूट देते हैं आज के समय में या कभी भी, मान लो संसद उस खुली छूट का फायदा उठाती और संविधान की मूलभूत चीजों को ही चेंज कर देती, जैसे लोकतंत्रात्मक सिस्टम है, गणतंत्रात्मक सिस्टम है, आपके पंथ निरपेक्षात्मक व्यवस्थाएं हैं, ये सारी मूल चीजें हैं, ये मूल करेक्टर हैं, आपके आधारभूत बेसिक करेक्टर है, ये बेसिक स्पिरिट है, मूल पहचान है, मूल भावना है। तो आपको नहीं लगता ये चेंज करने का मतलब है फिर संविधान का कोई मतलब ही नहीं है? आपने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दिया। पूरी शासन प्रणाली, अगर मान लो कोई संसदीय शासन प्रणाली है, उसको अध्यक्षात्मक में बदल दे,
लोकतंत्र है उसको मान लो तानाशाही में बदल दे, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र ले आए, तो आपको नहीं लगता कि ये तो हमारे उन संविधान निर्माताओं के आदर्शों के साथ खिलवाड़ होगा? उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं बहुत सोच विचार करके बनाई थी, उनके बहुत बड़े सपने थे, इनके साथ उनकी भावनाएं थी, वो इस तरह का देश देखना चाहते थे। तो इससे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये किया गया कि हम संविधान की जो मूल पहचान है, उसकी जो मूल ढांचा है, उसकी जो मूल भावना है, ऐसा आप कुछ भी कहें, उसको अगर हमें बचाना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को अपने पास रखना पड़ेगा। आप सब जानते हो फिर मिनरवा मिल्स केस आता है 80 में, और उसमें तो कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन को आधारभूत लक्षण ही घोषित कर दिया था। संविधान का ये क्या है? आधारभूत लक्षण है, बेसिक करेक्टर है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था, इसमें लिख दिया था निर्णय में, मिनरवा मिल्स केस में, कि न्यायिक जो पुनर्विलोकन है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन जो है, या न्यायिक पुनरीक्षण है, कोई भी ऐसे शब्द अगर आते हैं आपके, तो ध्यान रखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश जब प्रश्न का आप इंग्लिश रूप देखो, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ आएगा, बस वहां एक ही शब्द आएगा। हिंदी में कई शब्द काम में ले लेगा वो, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक जांच, या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ऐसे। तो इंग्लिश वाला ध्यान रख लेना, जुडिशियल रिव्यू, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, ये बात मिनरवा मिल्स में कोर्ट ने बाकायदा लिख दी कि हाँ ये है। भारतीय न्यायपालिका ने भी माना कि अगर भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी नहीं होती, अब ये कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लो भारत का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2), या पहले की अगर विधियों की बात करें तो वहां तो 13(1) भी तो काम में आ रहा है। 13(1) के तहत हम पहले की विधियों को चेक कर लेते हैं, और 13(2) बाद की। तो ये जो 13(2) है ना, जो कह रहा है बाद की विधियां आप चेक करोगे, ये कह रहा है 13(1), तो अगर मैं ये कहता हूँ अनुच्छेद 13, तो भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, या न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का संवैधानिक आधार प्रदान करता है, बात गलत नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर 13 नहीं होता, तो क्या भारत में कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति नहीं होती? बात तो सही है। ये तो चलो 13 13 में दे दी, चाहे भले ही अप्रत्यक्ष रूप से दो दे तो दी। अगर ये 13 नहीं 13 में ऐसी बात नहीं होती, तो क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर पाता? फिर संसद जो चाहे वो कर देती, कार्यपालिका जो चाहे वो कर देती, क्या उसकी जांच ही नहीं हो पाती? तो कोर्ट ये कहता है कि ये जो शक्ति होती है ना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जैसे अमेरिका में भी तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अमेरिका ने भी तो, अमेरिका की न्यायपालिका ने भी तो इसको पैदा किया था। तो ये कह भारतीय न्यायपालिका का ये कहना था कि जो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है ना, ये चाहे लिखो चाहे मत लिखो, जहां जहां लिखित संविधान होंगे, जहां जहां शक्तियों का पृथक्करण होगा, वहां वहां न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति स्वतः ही, यहां लिखा हुआ ना स्वतः ही, स्वतः का मतलब ऑटोमेटिक ही, किसी को शक्ति देने की जरूरत नहीं है, किसी को शक्ति खींचने की जरूरत नहीं, स्वतः ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कोर्ट के पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि संविधान का जो नेचर होता है ना, संविधान का नेचर का मतलब वही नेचर, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। संविधान का नेचर का मतलब, जैसे लिखित संविधान है, लिखित संविधान में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपके केंद्र सरकार की शक्तियां ये होंगी, उसके अधिकार ये होंगे, ये कार्य क्षेत्र होंगे, ये जिम्मेदारियां होंगी, ऐसा वैसा सब लिखा हुआ है। राज्य सरकार के ये होंगे, स्थानीय शासन के ये होंगे, सब लिखा हुआ होता है। तो अगर लिखित संविधान है, शक्तियां बांटी हुई हैं कि फला काम ये करेगा, फला काम ये काम करेगा, इसके पास ये शक्ति, इसके पास ये शक्ति, अगर ये शक्तियां बांटी हुई हैं, तो आप सोच के देखो, अगर शक्तियां बांटी हुई हैं, संविधान लिखित है, तो लिख करके हमने शक्तियां बांटी हुई, तो ऐसे में अगर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति
नहीं होगी तो फिर इस लिखित संविधान का और शक्तियों के पृथक्करण का कुछ बटेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, वो तो सब यूजलेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल को कोई ना कोई तो इन एक दूसरे के दायरे में, एक दूसरे के क्षेत्र में घुसेगा ही घुसेगा। शक्तियां किसको खारी लगती? सब शक्तियां हासिल करने के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ करेंगी। तो घुसपैठ करेंगे तो फिर जांचने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन तो चाहिए ही चाहिएगा। इसलिए ये कहता है कि अगर भारतीय न्यायपालिका का कहना था कि अगर ये 13 नंबर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं भी देता तो भी ऑटोमेटिक ही ये न्यायपालिका के साथ न्यायपालिका को ये शक्ति मिल जाती। क्यों? क्योंकि लिखित संविधान है, संविधान ने शक्तियां बांटी हुई हैं, और शक्तियों का बंटवारा जैसा संविधान ने किया हुआ है वही चलता रहे। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप सरकार के इन विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच कर पाए। जांच कर पाएंगे तभी आप देख पाएंगे कि क्या हर एक अंग अपनी अपनी सीमा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कहीं वो एक दूसरे के दायरे में दखल तो नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये था, भारतीय न्यायपालिका कह रही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता न्यायिक पुनरावलोकन लिखें या नहीं लिखें, शक्तियां स्पष्टतः दें या नहीं दें, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो संविधान के नेचर पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। और नेचर का मतलब यह है कि संविधान लिखा हुआ है, शक्तियां बांटी हुई हैं, तो ऑटोमेटिक ही शक्ति मिल जाती है। अमेरिका में भी तो निकाली थी। भारतीय संविधान संसद व सर्वोच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों के संतुलन की व्यवस्था करता है। ठीक है साहब। संसद के पास शक्ति है कि वह संविधान संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को शून्य कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बहुत बार किया ही था। गोलकनाथ वाले को 24वें और 25वें संविधान संशोधन से उसके प्रभाव को शून्य किया था। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो संशोधन को, अब देखो ये इनके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय भी तो इनका दौरा कर सकता है। कैसे? कह देगा मूलभूत ढांचे का हिस्सा, चलो समाप्त। तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं। अमेरिकी न्यायपालिका के पास संविधान में लिखित या अंतर्निहित न होने के बावजूद भी उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति निकाली थी। और वहां न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय न्यायपालिका से ज्यादा है। कारण क्या है? वही है कि वहां का संविधान बड़ा छोटा है। वहां का संविधान क्या होता है? वहां का संविधान छोटा है, और छोटे संविधान की वजह से वहां पर ज्यादा मौके मिलते हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन